सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। कि मैं आदरणीय पार्श्वनाथ मौर्य जी का दर्शन कर पाता, क्योंकि सचिवालय में मैं थोड़ा सा विलंब से एक्टिव हुआ। और विलंब से एक्टिव होने का कारण यह है कि सरकारी आदमी जिस तरह के सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो नौकरी में आते ही दायित्व हमें घेर लेते हैं। परिवार, घर बनाना, जिम्मेदारी, मैं भी इसी में लगा रहा। और 2014 में मुझे अचानक सचिवालय में पता लगा कि मैं सचिवालय का अधिकारी नहीं हूं, मैं शेड्यूल कास्ट हूं। 14 में मुझे पता लगा कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं। उससे पहले मैंने कभी अपने आप को शेड्यूल कास्ट नहीं समझा। समझा तो वही समझा जो भगवान बुद्ध ने समझाया कि संसार की सभी स्त्रियां एक ही तरह से ऋतुमती, एक ही तरह से गर्भवती और एक ही तरह से प्रसव करती हैं। मैं भी सिद्धांत को मानने वाला था, परंतु जब अचानक रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला उठा और सरकार के ही लोगों ने उस मुद्दे को कुछ लोगों को भड़काकर सचिवालय में ही सबसे बड़ा प्रतिरोध खड़ा कराया, तो मुझे अचानक एहसास हुआ। और धन्यवाद है पटेल जी को, रविंद्र सिंह जी को, जो निजी सचिव सचिवालय में है, हमारे जनपद के थे। सबसे पहले वो सचिवालय सेवा में नौकरी में आए 1992 में। रविंद्र सिंह जी आज भी हैं प्रधान निजी सचिव सचिवालय में। तो अगस्त 14 में मुझे पहली बार आरक्षण वाली मीटिंग हो रही थी जयविलास जी की अध्यक्षता में, उसमें मैं आया। खैर वो पुरानी बातें हैं। तो मैं महासभा से जुड़ा, तब पार्श्वनाथ, आदरणीय श्री पार्श्वनाथ मौर्य जी का नाम सुना। और जैसे कि भाई राजीव जी ने बताया, जैसे अशोक भाई उस समय 8 में हजरतगंज और एडिशनल एसपी के रूप में देख रहे थे, तो मेरा भी सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि वो बैन जो लगा अम्बेडकर टूटे पे, वो पत्रावली में ही डील कर रहा था, क्योंकि मैं वहां पुलिस 6 में समीक्षा अधिकारी था। बड़ा दुख हुआ मुझे। 3 किताबें मैंने उस समय बैन कराई थी। उसमें एक रानी लक्ष्मीबाई की किताब थी, एक किताब और थी। उस किताब में मोहम्मद साहब का चित्र छाप दिया गया था, और तीसरी किताब मैगजीन आपकी थी। हालांकि वो जो रेफरेंस था, वो रेफरेंस आज भी फूले जी की जो मशहूर किताब है, क्या नाम है उसका, अलर्ट कर दिया। तो हमने भी किसी माध्यम से उनको संदेश भिजवा दिया कि भाई ऐसी कार्रवाई होने जा रही है। खैर कार्रवाई होके रही। सुझाव बहुत अच्छा दिया है माननीय दत्तू प्रसाद जी ने। अगर आप उसको पत्रिका के रूप में प्रारंभ न कर सकते हो, तो कम से कम एक यूट्यूब चैनल ही शुरू कर दीजिए। आप जितने मैंने सामाजिक विचारकों को लखनऊ में देखा है, उनमें से आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी छवि आपकी है, प्रामाणिक हैं। आप में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। और जब ऐसे समर्पित लोग कोई काम करते हैं तो विचार आप भी करता ध्वनि से निवेदन करूंगा कि स्वागत करें। अब बस ये तो बात हो गई अतीत की और कुछ तथ्यों की। अब मैं बात करूंगा विचार की, क्योंकि विचार की टीस जब लगती है तो किसी भी ज्यादा तीर, तलवार या भाला या हथियार की चोट जब बहुत ज्यादा होती है, हम सभी लोग उसी चोट के खाए हुए हैं। और अगर मरहम का कोई काम करता है उस परिस्थिति में, तो वो केवल आइडियोलॉजी होती है जो मरहम का काम करती है। और आइडियोलॉजी 2007 से लेकर 12 तक तो आइडियोलॉजी बहुत फेवरेबल थी, बहुत फेवरेबल कंडीशन में थी। और 12 के बाद आज 24 खत्म हो चुका है, 25 शुरू हो चुका है। 12 साल, लगभग 13वां साल शुरू हो गया है। आइडियोलॉजी की लगातार टेस्टिंग और परीक्षा हो रही है, और ये चेक किया जा रहा है कि कौन आदमी कितनी आइडियोलॉजी को अफोर्ड कर सकता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पाला बदल लेते हैं। जो पाला बदल लेते हैं उनके सामने कुछ और लालच फेंक दिया जाता है और लोग उस राह पे चल पड़ते हैं और नए नए तर्क गढ़ लिए जाते हैं। क्यों गढ़ लिए जाते हैं कि विभीषण के बिना
क्योंकि विभीषण के बिना रावण का भेद आपको मिल नहीं सकता। अब मैं उन्हें क्या कहूं, हम तो संकेतों से ही समझा सकते हैं। अपनों को विभीषण कहना भी हो सकता है भविष्य में अपराध हो जाए, आज भी अपराध हो सकता है, परंतु विचार के लिए, आइडियोलॉजी के लिए बड़ा जटिल समय है। और जटिल समय में जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े रहें, आइडियोलॉजी को पकड़े रहें, तो ये मान के चलिएगा कि आप सच्चे सिपाही हैं और त्याग के बिना, सैक्रिफाइस के बिना, समर्पण के बिना कोई आइडियोलॉजी विकास नहीं कर सकती। आज हम लोग कुछ लोगों की प्रॉपर्टी का हिसाब लगाते हैं कि उनके पास कितने प्लाट हैं। प्लाट वालों का भी हसर हमने देख लिया है, नाम किसी का नहीं लेंगे, और आइडियोलॉजी वालों का हसर भी हम देख रहे हैं, उनका अंजाम भी हम देख रहे हैं। क्योंकि आइडियोलॉजी वाले आज भी पूजे जा रहे हैं, आज भी उनके प्रतीक बने हुए हैं। वो चाहे उनकी बंबई में प्रॉपर्टी ना हो, चाहे उनकी नागपुर में प्रॉपर्टी ना हो, मगर वो ऐसी प्रॉपर्टी अपने पीछे छोड़ गए हैं कि पूरा समाज उस प्रॉपर्टी को लपकने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसकी विरासत का मालिक बनने के लिए लालायित है, बेचैन है। प्रत्येक के माता पिता, प्रत्येक के परिवार के बुजुर्ग एक प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं। हमें गर्व है कि बुद्ध से लेकर, रविदास से लेकर, फूले जी, साहू जी और तमाम जितने हमारे बाबा साहब, मान्यवर काशीराम जी और उनके तमाम सिपाही, तो ये सब सिपाही उसी सेना से निकले हुए हैं। बाद में अलग अलग सेनाओं में चले गए, अभी भी अलग अलग सेनाओं में हैं, परंतु कोई बात नहीं, आइडियोलॉजी तो अपनी है। पर दिक्कत तो यह है कि जिन्होंने इस सेना को छोड़कर तो भाड़े के सैनिक हो गए, भाड़े के सैनिकों से खतरा है। तो भाड़े के सैनिक ज्यादा प्रभावशाली होकर आपकी आइडियोलॉजी को खत्म कर रहे हैं। आपको भाड़े के सैनिकों से अलर्ट रहना है। और भाई हमारे राजीव रतन जी, उन्हीं एक सच्चे सिपाही पारसनाथ मौर्य जी के सुपुत्र हैं। और असली विरासती वही होता है जो अपनी विरासत को लेकर आगे चलता है। कि अगर आपको विरासत में प्रॉपर्टी मिली है तो निश्चित रूप से जान लीजिए 50 साल बाद उसका मालिक कोई और होगा। दुनिया में कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है सिवाय जो पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी के अलावा कि जिस पर हर 50 साल में, 100 साल में प्रॉपर्टी में उसका मिल्कियत ना बदल जाती हो। परंतु विचारधारा की प्रॉपर्टी ऐसी होती है वो हजारों हजार साल चलती रहे। और उन्हीं के महानायक श्री पारसनाथ मौर्य जी को हम आज याद कर रहे हैं। उनके सुपुत्र को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे अलग जगाई है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस आइडियोलॉजी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, पूरे त्याग के साथ, समर्पण के साथ इस आइडियोलॉजी को लेकर चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। का प्रोग्राम था, आदरणीय मौर्य जी के पारिवारिक शादी थी और हमारे भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं मिस्टर AK सिंह, उन्होंने याद दिलाया कि वहां पे आज आना है। तो मैं पहुंचा और मैंने उस विराट व्यक्तित्व को नजदीक से देखा, उनको नमन किया, वंदन किया। थोड़ी ही देर में उनसे जो वार्ता हुई उससे एक अजीब सा मुझे लगा कि ये विराट व्यक्तित्व, कहता हूं कि इन्होंने मुझे 3 तारीख को भी कहा था कि आना है। मैंने कहा मैं निश्चित आऊंगा। लास्ट में मैं सभी से कहूंगा एक बार जोरदार थोड़ा सा आवाज हो जाए। उर्मिला बहन जी कहना भूल गई, नहीं तो ये आवाज लगवा देती है। आवाज लग चुकी है पहले। एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक व्यक्तित्व थे। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विचार आज कहीं ना कहीं जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है वो इसीलिए है ना कि हम उनके विचारों को याद कर सकें और उनके विचारों पर चल करके हम कैसे आगे, हमें कैसे इन विचारों को बढ़ाना है, कैसे अपने समाज को एकजुट करना है। कहीं ना कहीं ये सब, चाहे बाबा साहब रहे हो, कोई भी, कहीं ना कहीं इनका सबका मकसद एक ही था कि हम जातियों में, वर्गों में ना बट करके हम अपने समाज की तरफ, समाज को एकजुट करने के लिए काम करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज तो हमारे समाज को तोड़ने वाली शक्तियां
कुरीतियां हैं वो एकदम चरम पर हैं। तो हमारी लड़ाई लंबी है और हम उसको लड़ रहे हैं। हम अपने गांव में जाते हैं और बाबा साहब और बुद्ध की बात करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि कैसे महिलाओं के बीच में जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे हमें बाबा साहब ने, एक महिला हूँ जो हमें हक और अधिकार जो किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया। बुद्ध ने कहा है कि जातियां सिर्फ दो है, एक स्त्री और पुरुष। तो जब तक, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें अपने महापुरुषों के विचारों को घर घर ले जाना है और इस रास्ते में हमें बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत से लोग हमें परेशान भी करते हैं, लेकिन हम उन परेशानियों से डरते नहीं हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी है वो डका नहीं करते हैं, लड़ा करते हैं। बस मैं इतना ही अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। जय भीम। और समारोह में आए तो उनके लिए क्या खास कहने की क्या अच्छाइयाँ माननीय पारसनाथ एक अम्बेडकरवादी नेता थे। वो अम्बेडकराइज चाहते थे कि वो भी काम कर रहे थे, इसलिए वो सामंतवादी से लड़ रहे थे। वो कहीं ना कहीं इसलिए हमारी पहचान की एक वो भी अम्बेडकरवादी थे, वो भी एक अम्बेडकरवादी थे। इसी के साथ काम करते हैं हम कंटिन्यू अपनी गाँव में वैचारिक स्थिति आपस में जब हमने राजीव रतन मौर्य जी के द्वारा मुझे पता चला कि उन्हें नेताजी की श्रद्धांजलि सभा है प्रथम तो मैं इसमें अपने आप को कितना भी व्यस्त रही हूँ, मैंने कहा नहीं मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर करूँगी क्योंकि मैं पता चला कि वो एक समाजवादी पार्टी की स्थापना के टाइम पर भी वो माननीय नेताजी के साथ थे और पारसनाथ मौर्य जी एक अम्बेडकरवादी थे। वो अम्बेडकर के विचारों पर काम कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बाबा साहब के सपनों का भारत एक ऐसा एक बाबा साहब का एक सपना ऐसा है कि आप उसी विचारधारा पर काम करके एक समाज को एक ऐसे जोड़ने का काम कर सकते हैं कि हम एक जो कहते हैं लोग बहुत लोग कहते हैं विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम काम करेंगे तो वो तभी होगा जब हम अम्बेडकरवादी विचारधारा पे काम करके अपने समाज को आगे बढ़ेंगे। अन्य लोगों को मिल चुका है जिनको उन्हें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन समाज में जब तक जातिवादी व्यवस्था है तब तक ये व्यवस्था रोकी नहीं जा सकती है। अगर कहीं पे भी कंपटीशन होता है तो सभी लोग बराबर होंगे तभी तो एक साथ दौड़ सकेंगे, लेकिन अभी बराबरी की स्थिति नहीं है। जातिवाद के कारण असमानता की स्थिति है। बाबा साहब ने कहा था कि जातिवादी व्यवस्था है ये एक विषैली व्यवस्था है, इसे जब तक चलाते रहो जब तक ये जल कर राख होकर और खुले कैरियर और बाबा साहब की कलम क्रांति अभी आ गई है। इस क्रांति को देख करके अन्य लोगों को परेशानी होती है और हमें उस क्रांति को आगे बढ़ाना है। अपने बच्चों को कैसे भी वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाओ। जय भीम, नमो बुद्ध। पुणे में पारसनाथ महोदय जी, आज पारसनाथ जी की पुण्यतिथि थी, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? माननीय पारसनाथ मौर्य जी बहुत ही बाबा साहब के दीवाने व्यक्ति थे और उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए शायद कम पड़ जाएगा। मुझे तो कई बार अवसर मिला आगरा जाने का उनके साथ कार्यक्रम में। सिधौली में मैं कार्यक्रम कर रहा था, सिधौली में मुझको जाना पड़ा था। जहाँ जहाँ मैं कहता था माननीय मौर्य जी मेरे साथ साथ जाया करते थे और मैं तो यहाँ तक कि वो अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में, शादी विवाह में, बेटी में, बेटों में, सब में मुझे इन्वाइट करते थे। मैं उसमें भी जाता था और जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होता था उसमें मैं कभी भी बोल देता था वहाँ पे चलना है प्रोग्राम में, तो माननीय मौर्य जी कहते हैं भारत सिंह आपके बाद में काट नहीं सकता हूँ, चलिए मैं चलता हूँ बिल्कुल। और जाते थे और बाकायदे कार्यक्रम करके चले जाते थे। जैसे थे माननीय पारसनाथ मौर्य जी और जिनका कार्यकाल जीवन बहुत ही सार्थक रहा है और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो माननीय पारसनाथ मौर्य जी का नकल भी उतार सके, क्योंकि नकल उतारने में भी अकल जरूरत होती है। बहुत ही सुना है कि उनकी पत्रिका भी चलती थी। पत्रिका के विषय में मैं जानता हूँ कि माननीय पारसनाथ मौर्य जी के सुपुत्र थे राजीव रतन मौर्य जी, उनके संपादन में बहुत अच्छी पत्रिका निकलती थी अम्बेडकर टुडे।
उस अम्बेडकर टूटे को मैं भी पढ़ता था और समाज में बहुत ही उससे उत्साहवर्धन कार्य होता था। अफसोस है कि किसी कारणवश माननीय राजीव रतन जी को उसको बंद करना पड़ा, जो खेदजनक है। और आज के इस आदरांजलि के अवसर पर ज़्यादातर वक्ताओं ने राजीव रतन जी से अनुरोध किया है कि आप अम्बेडकर टुडे पत्रिका पुनः इसको निकालिए और हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग उस पत्रिका के चलने में हर तरह से आपका सहयोग करें, तन मन धन से। चलिए, धन्यवाद। मैं बनते दीपांकर लखनऊ बिहार से। मैं पारसनाथ मौर्य जी का एक शब्द मुझे याद है। मेरी मुलाकात उनसे, लंबी मुलाकात 3 घंटे की दिल्ली में हुई थी जब 15वें चुनाव हो रहा था। तो 3 घंटे इसलिए कि वो मंच हम लोगों को सजाना था, मंच की तैयारी में, तो उस समय ज़्यादा मिला। वैसे तो कई बार मुलाकात हुई। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है, वो ये कहते थे कि कठिन से कठिन लक्ष्य भेदने में ही मजा आता है, और वो वैसा करते भी थे। कैसा भी लक्ष्य हो उनके सामने कोई कठिनाई नहीं आती थी। और ऐसा हम लोगों ने अपना योद्धा खोया 1 साल पहले, जो शायद अब नहीं तैयार हो सकता है। और उनसे जो भी एक बार भी मिला, मौर्य जी को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो कैडर बेस के कार्यकर्ता थे, कैडर बेस तैयार करते थे, तैयारी करते थे, इसलिए उन्हें कभी कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने ऐसे काम किए समाज में भी और गैर समाज में भी और पार्टी में भी बड़ी लगन के साथ काम किया। जब मिनिस्टर भी बनाए गए, राज्यमंत्री का दर्जा था उनके पास, तब भी आम आदमी से मिलना उनका एक स्वभाव था। कोई भी गया, कोई भी, और याददाश्त उनकी इतनी अच्छी होती थी कि वो हर कार्यकर्ता को पहचान लेते थे। क्योंकि मेरी मुलाकात जब केंद्रीय यानी राष्ट्रीय रैलियाँ हुआ करती थी, तो मैं जो है बनते जब नहीं था तो मेरा स्वागत कक्ष में ड्यूटी लगती थी। तो आते थे, बैठते थे 10-15 मिनट, उस समय कोई बात नहीं हो पाती थी, बस थोड़ा सा मुलाकात। लेकिन लंबी मुलाकात दिल्ली की वो आज भी जो है मुझे याद है। और ऐसे कार्यकर्ता को हमेशा हम लोग याद करेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे। आज जो कार्यक्रम आपने देखा है, तो पारसनाथ मौर्य जी के बारे में क्या सुना और क्या समझा है, क्या जानकारी है मिली आपको? सर्वप्रथम अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि माननीय पारसनाथ मौर्य जी एक बहुत बड़े अम्बेडकरवादी नेता थे और उनके पावन श्रद्धांजलि पर हम अंतर्मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहना ये चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिसके पास मति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, निवारण है फिर आनंद ही आनंद है। और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति तो अपनी इधर उधर खूब भटकता है लेकिन बुद्धि के शरण में नहीं जाता। और उन्होंने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनिए, और उनका दूसरा नाम विश्व मानिए। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, तर्कशीलता के ताज, कलम के कानून, कानून के देवता, स्वाभिमान के सिंहासन, 9 भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, संसार के सूर्य, पूर्णिमा के चंद्रमा, शर्मा काले और सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था किताबें चुप रहती हैं लेकिन आपको बोलना सिखा देती हैं। और उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसे हमारे महान पुरुष, बहुत महापुरुष हैं, जैसे हमारे संत रविदास साहब, संत कबीर साहब, मानवर काशीराम साहब और ज्योतिबा फुले, महात्मा जी फुले, और हमारी माता सावित्रीबाई, बहन शेख फातिमा और ए बी रोमा से मिलाकर दक्षिण भारत के पेरियार, उत्तर भारत के पेरियार, परमवीर सिंह यादव और हमारे जितने भी महापुरुष हैं कुछ न कुछ कहा है। और तो आज मैं उनके ये इस श्रद्धांजलि के दिन जो प्रथम मनाई गई है, तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम भारत के लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया है वो कोई कर नहीं सकता। तो कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा, तो उनके सम्मान में मैं कहना चाहती हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में देवदावर कोई। और उनके सम्मान में मैं 5 बातें बताना चाहती हूँ कि जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाते हैं संत उसके दुखों का होता है अंत, और जिसको मिल जाते हैं फकीर उनकी खुलने वाली होती तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सम्राट, जय विज्ञान, जय हो भारत के लोगों की, जय हो मीडिया बंधुओं की। और